डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने +2 का 8th चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि ह्यूमन के हेल्थ और डिजीज के बारे में। डिजीज में वो सब कुछ आएगा, ठीक है, यानी कि चाहे वो डिजीज फिजिकल हो, चाहे वो डिजीज मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, सब कुछ आएगा, ठीक है। तीनों कंडीशन से रिलेटेड डिजीज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लायक चैप्टर है। इसमें टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, इसमें 10 से 12 वीडियो आपके होंगे, और ये जो 10 से 12 वीडियो होंगे तो मैं आपको बता दूं कि 10 to 12 वीडियो में आपको पूरी की पूरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आएगी, बट इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहले तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट के जस्ट बाद जो चैप्टर का मेन पार्ट है इम्यूनिटी, उसको हम पहले फिनिश करेंगे, जबकि एनसीईआरटी में उसको बाद में कंसीडर किया गया है। मैं पहले बताऊंगा, क्यों बताऊंगा पहले, उसका रीजन है, ठीक है। कहता है कि उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, हेलमिंथ डिजीज। ये सब जितने डिजीज पढ़ेंगे ना, अब जैसे मान लो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई कोरोना हुआ तो कोरोना में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम की जानकारी पहले ही होनी चाहिए, तो इसलिए मैं पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ हेल्थ एंड डिजीज के बाद जो हम चैप्टर्स, ये जो हम टॉपिक शुरू करेंगे इस चैप्टर का, वो होगा इम्यूनिटी। यानी पहले हम लोग इम्यूनिटी पे कमांड करेंगे पूरी तरह, ओके। फिर हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें ये सारे डिजीज पढ़ेंगे। जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे, जेनेटिक डिजीज तो अच्छे से पहले भी पढ़ चुके, लेकिन नाम उसका जरूर लेंगे। उसी में हम उसी पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और HIV का भी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, एडोलिसेंस, एल्कोहलिज्म, और 2 और चीज का स्पेशल वीडियो हम लोग देखेंगे, एड्स और कैंसर का। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें वीडियो की संख्या 15-20 भी हो सकती है, ठीक है। जो चैप्टर है इसमें वीडियो की संख्या 15 से 20 भी हो सकती है, बट एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। हमें ये कोई भी चैप्टर, आप जो 12th का है 16 चैप्टर, मैं 16 चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं 16 चैप्टर का वीडियो आपको दूंगा, लेकिन उसमें कोई चैप्टर जो 30% कोरोना इफेक्ट कारण सिलेबस घट गया, मैं उसको इग्नोर करूंगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि नीट के लिए कोई डिसीजन ना हुआ है, हो सकता है ना हो। अगर हो तो भी आपको नॉलेज के लिए जरूरी है, आगे हो सकता है कि नहीं। तो हमारा काम है हर पे वीडियो अच्छे से बनाना, बहुत स्टैंडर्ड की वीडियो बनाना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाना। तो हम आज का अपना चैप्टर लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले हम लोग आते हैं, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है, ठीक है। तो ये जानिए कि हेल्थ का मतलब कभी भी ये नहीं होता, हेल्थ का मतलब फिजिकल फिटनेस। सपोज कोई फिजिकली फिट है, बिल्कुल ही फिट है, ठीक है, उसमें कोई डिजीज भी नहीं है, बट वो मेंटली परेशान है। फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है, ना डायबिटीज है, ना कैंसर है, ना एड्स है, ना कोरोना है, ना कोई सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होता। सर्दी मतलब खांसी जुकाम के साथ कोई फीवर भी नहीं होती, बट वो मेंटली बहुत परेशान है। उसका अपना जो डेली लाइफ स्टाइल है उससे वो खुश नहीं है, ठीक है। वो डिप्रेशन में है, वो आर्थिक तंगी में है, वो अपने मिशन में फेल्योर हो चुका है, वो सोशल रूप से लोग उसको मतलब ह्यूमिलिएशन का शिकार है वो सोशल रूप से।
ठीक है, वो जहां पे लड़ाई झगड़ा होता है उस बीच में जी रहा है, सोशली लोग उसको अलग थलग किए हुए हैं। इसका मतलब वो बंदा फिजिकली तो बीमार नहीं है बट मेंटली बीमार है, सोशली बीमार है। तो कहता है कि हेल्थ इज द कंप्लीट वेलनेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस, ठीक है, ऑफ आवर लाइफ। और सोशल में कहता है एजुकेशनल भी आ गया, सोशल में ही कल्चरल भी आ गया और सोशल में ही, ठीक है, आपका इकोनॉमिकल भी आ गया। इकोनॉमिकल, एजुकेशनल एंड कल्चरल, ये तीनों सोशल में ही हम रखेंगे। यानी अगर कंप्लीट डिफिनेशन देना होगा तो हम ये दे सकते हैं कि हेल्थ इज द कंप्लीट वेलनेस ऑफ, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ लाइफ, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ लाइफ ऑफ कंप्लीट वेलनेस ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल लाइफ, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल वेल लाइफ। क्लियर है पॉइंट? और कहता है एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस, एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन वेल बीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, ठीक है, मेंटल, फिजिकल, सोशल वेलफेयर, ये मेंटल, फिजिकल, सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ, यानी जो हमारा सब कुछ ठीक ठाक था उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस, किसी तरह का डेविएशन, किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज, वो क्या कहलाएगा? डिजीज कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? वो क्या कहलाएगा? डिजीज कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई आपको किसी ने बोला कि चलो फिल्म देखने के लिए, आपने कहा जाओ मेरा दिमाग खराब है, मेरा मूड नहीं है, इसका मतलब आप मेंटली बीमार हैं। ठीक है, आप दो साथ में जा रहे हैं और एक का किसी जगह पे बहुत ज्यादा आदर सत्कार हुआ और आपको ह्यूमिलिएट किया गया, आप मेंटली बीमार हो जाएंगे। उसको बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, यानी आपको हमेशा अटेंशन का ये है और अटेंशन आपको मिला नहीं तो आप वहां से गुस्सा से चले जाएंगे। 99% आदमी में बीमारी होती है। कहता बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मैं खराब लग रहा हूं वो अच्छा लग रहा है। आप हमेशा जो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो किसी के कपड़े से, किसी के गाड़ी से, किसी के स्टाइल से, किसी के बॉडी लैंग्वेज से, किसी के कम्युनिकेशन से, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आप हमेशा अगर किसी शख्सियत की, हमेशा किसी न किसी शख्सियत की चुगली करते रहते हैं, आपको चुगली करने में मजा आता है, आप हमेशा किसी की शिकायत करते हैं, अपने से जो ज्यादा सफल लोग हैं उनको आप गिराने में लगे रहते हैं, उनकी शिकायतें करते हैं, आप वाहे उड़ाते हैं। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, कहता है कि हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं चलो हमें ये नहीं मिले, वेतन नहीं मिले, दुनिया के और लोगों को भी वेतन ना मिले। ठीक है, ये भी है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो कहता है ये भी एक मेंटल कंडीशन का, मतलब मेंटल इलनेस का एक कंडीशन है। तो इस तरह से 99% लोग मेंटल इलनेस के शिकार हैं, मेंटल डिजीज के शिकार हैं। 99% दुनिया के लोग मेंटल इलनेस के शिकार हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, अब आइए ये जो डिजीज है, ठीक है, यानी कि हेल्थ आप समझ गए, ठीक है, मतलब डिजीज समझ गए। और अब देखिए आपको मैं बताऊं, अफेक्टेड बाय LIC। LIC तो नाम आपने सुना होगा, वो LIC नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, जीवन बीमा निगम नहीं है, ये LIC अलग है। आपने सुना था LIC के बारे में एक स्लोगन बहुत फेमस है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ठीक है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ठीक है,
तो यहां पे LIC का मतलब क्या है सो देखिए, यानी कि हेल्थ अफेक्टेड बाय LIC, ठीक है, लाइफ स्टाइल, आई से इन्फेक्टियस, ठीक है, यानी कि पैथोजन, ठीक है, और सी से कॉन्जेनाइटल डिजीज, ठीक है, या आप क्या बोलेंगे जेनेटिक डिजीज, ठीक है, यहां पैथोजन या यहां पे बोलिएगा इन्फेक्टियस डिजीज, पैथोजन यानी कि डिजीज, ठीक है, और लाइफ स्टाइल, ठीक है, रिलेटेड डिजीज, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यानी कि हेल्थ जो आपका है या हमारा है वो 3 तरीके से अफेक्ट हो सकता है। या तो हम जो बीमार पड़े हैं, ठीक है, जो हम बीमार पड़े हैं, वो जो बीमार पड़े हैं उसका रीजन कॉन्जेनाइटल है, उसका रीजन जो है, ठीक है, जेनेटिक है, कॉन्जेनाइटल है, जेनेटिक है, ओके। या तो, ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल खराब है, हमारा खाने पीने का तरीका खराब है, ठीक है, हमारा खाने पीने का तरीका खराब है, ठीक है, कहता है कि लेथार्जी है, एक्सरसाइज मान लो नहीं करते हैं, ठीक है, योगा नहीं करते हैं, ठीक है, खाना खाते जा रहे हैं, मोटापा बढ़ते जा रहा है, ओबेसिटी होते जा रही है, ठीक है, ये सारा का सारा, ठीक है, सब कुछ बढ़ते जा रहा है, सब कुछ, और गलत खान पियान, जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बताइए, या मान लो कि भोजन जो कर रहे हैं उसमें क्या है, उसमें मान लो कि कोई ना कोई मिनरल की कमी है, कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट की कमी है, ठीक है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है, मतलब इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है, ठीक है, किसी की मात्रा ज्यादा हो रही है, कोई विटामिन कम हो रहा है, कोई विटामिन ज्यादा हो रहा है, तो विटामिन कम होने से विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन ज्यादा होने से हाइपरविटामिनोसिस, ठीक है। फिर कहता है कि डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, तो बोलते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वासीकोरकर, मैरेस्मस नाम आपने सुना होगा, ठीक है, पेलेग्रा, चिलियोसिस, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, स्कर्वी, ठीक है, उसके बाद रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, ब्लीडिंग डिजीज, ये सब जो आप नाम सुनते हैं सब विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, आयरन डिफिशियंसी डिजीज, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, आपने भरा सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है, तो वो तो जेनेटिक डिसऑर्डर में आएगा। एनीमिया ये डिफिशियंसी डिजीज है, आयोडीन की कमी, ठीक है, ग्वाइटर, ठीक है, तो कहता है ये सब डिफिशियंसी सिम्टम से रिलेटेड डिजीज है, ये गलत लाइफ स्टाइल के कारण होता है। जब लाइफ स्टाइल आपका सही नहीं हो तो ये चीज होती है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये चीज होती है, गलत लाइफ स्टाइल के कारण ये सब चीजें होगी। बोलो कोई दिक्कत? यानी लाइफ स्टाइल आपका सही है तो आप 90% डिजीज से बच सकते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पे गए, पानी आपने सही नहीं पिया, पानी वहां पे है कॉन्टामिनेटेड वाटर, आपको हो सकता है टाइफाइड, आपको हो सकता है, ठीक है, जॉन्डिस, आपको हो सकता है कोलेरा, आपको हो सकता है नॉर्मल डायरिया एंड डिसेंट्री। मीन्स आप समझ गए, ये सारे कुछ क्या है? ये सारे कुछ है वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हैं, भूख लगी है, किसी रेडी वाले से आपने क्या किया? अंगूर ले लिया, बिना धोए आपने मुंह में टपाटप दे दिया। यह आदत होती है, हाँ जी अंगूर मीठा है कि क्या, ऐसे अंगूर तो रहे, खा लिए, जामुन एक दे के खा लिए, उस पे एस्केरिस के स्पोर्स उड़ के हवा के द्वारा आए हुए आपके बॉडी में गया, वो स्पोर यानी कि उसका वो लार्वल स्टेज हैच किया आपके बॉडी में। और जानते हैं एस्केरिस के लार्वल स्टेज को क्या बोलते हैं? एनीवन ऑफ दिस क्लास? रेबडिटीफॉर्म लार्वा। सेकेंड रेबडिटीफॉर्म लार्वा इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ,
ठीक है, एस्केरिस, वो हवा में उसके स्पोर उड़ते हैं। क्योंकि हमारे आपके फैकल मैटर, अगर हम आप इन्फेक्टेड हैं तो हमारे आपके फैकल मैटर जो हम खेतों में निशानियां छोड़ के आते हैं गांव देहात में अभी भी, ठीक है, बहुत लोगों के घर में अभी तो टॉयलेट हर घर योजना हो गया, बट अभी भी लोग एकदम रिलैक्स में जाने के लिए अभी भी खेतों में लोग जाते हैं लोटे लेके। हम लोग भी जाते थे बहुत पहले, ठीक है। तो कहता है वहां पे अगर आपके बॉडी से निकला उसके लार्वल स्टेज, यानी वो मिट्टी में दबा हुआ है, वो उड़ के आया किसी फ्रूट्स पे है किसी पे, और उसको धोए बिना खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसी के साथ चला गया। माइक्रोस्कोपिक तो होता ही है, और वहां जाके वो हैच किया, ठीक है, और बड़े बड़े कीड़े आपको हो गए, आप सफर कर रहे हैं एस्केरिसिस से, ठीक है। तो बोलिए क्लियर, गलत लाइफ स्टाइल के समझ में आ गया पूरी तरह। दूसरा क्या है, इंफेक्टियस डिजीज, कोई बॉर्न ही होता है हेमोफीलिया से, कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है, हीमोफीलिया ए हो, हीमोफीलिया बी हो, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद कोई उसी के साथ जन्म लेता है, कॉन्जेनिटल मापिया के साथ जन्म लेता है, कोई फिनाइलकीटोनुरिया के साथ जन्म लेता है, कोई टर्नर सिंड्रोम के साथ जन्म लेता है, कोई क्लिफेंटर सिंड्रोम के साथ जन्म लेता है। तो कम से कम आप +2 के स्टूडेंट हैं, आप तो समझ रहे होंगे कि ये सब जेनेटिक्स में पढ़ाई हो चुका है, तो ये सब सिंड्रोम क्या है। कोई ये सब के साथ जन्म लेता है, तो बताइए ये सब के साथ अगर कोई जन्म लेता है तो बायबॉर्न इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साथ जन्म लिया है, सिकल सेल एनीमिया के साथ कोई जन्म ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले वेलिन आ चुका है म्यूटेशन के द्वारा, ठीक है। तो कहता है ये जेनेटिक डिजीज या कॉन्जेनिटल डिजीज भी इन्फेक्शन का, ये क्या बोलते हैं, डिजीज का एक सोर्स है। तीसरा कहता है ये तीसरा इन्फेक्टियस डिजीज, कहता है कि ये आफ्टर बर्थ होती है, इसलिए इसको उस कैटेगरी में रखते हैं। आपके बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, आपके बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन हुआ, आपके बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हुआ, आपके बॉडी में प्रोटोजोन इन्फेक्शन हुआ, आपके बॉडी में हेलमिंथ का इन्फेक्शन हुआ, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आपके बॉडी में क्या कॉज होगा, डिजीज। ये सब इन्फेक्टियस डिजीज में आते हैं। आज हम लोग बोल रहे हैं कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस एक नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम ग्रुप का, राइनो वायरस ग्रुप का एक मेंबर है, बट ये म्यूटेटिव है। हर 5 दिन 10 दिन में इसमें म्यूटेशन आ रहा है, तो डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा है, हमें भी नहीं पता चल रहा है, वैक्सीन बनाने वाले को भी पता नहीं चल रहा है, और ये 90% एसिम्प्टोमिक है, यानी आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको डिजीज हो गया होगा। 20 से 30% पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, कोरोना खत्म भी हो गया, पता नहीं चला, इम्यून सिस्टम उनका मजबूत था। इसलिए आप देखिए इंडियन पॉपुलेशन में रिकवरी रेट 63.5% पहुंच गया है, डेथ रेट 2.3% पहुंच गया। इसलिए सावधानी तो बरतना है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना काल में बहुत लोग, ठीक है, डिप्रेशन से मर रहे हैं, बहुत लोग एंजाइटी से मर रहे हैं, बहुत लोग मतलब घर में रहते रहते परेशान हैं, छलांग मार रहे हैं। जिनको पता चलता है कोरोना हो गया, वो चिंता में मर जाते हैं, मेरे साथ क्या होगा, समाज मुझे अलग थलग कर देगा। तो कभी नहीं, ये कभी नहीं। आपके सामने अगर कोई तड़प रहा है, आप ग्लव्स पहनिए या नहीं पहनिए, कपड़ा डालिए, उसको पकड़िए। जरूरी नहीं है कि तुरंत में उसका कोरोना आपके मुंह में चला है। और आप अगर स्वस्थ हैं, आपको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सोनू सूद, हालांकि पैसे उसके पास बहुत थे, बहुत लोगों के पास बहुत पैसे होते, लेकिन मदद नहीं करता। वो बंदा कोरोना पेशेंट के बीच में घुस के बस भर भर के उनको बिहार यूपी जहां के थे वहां पे भेजा, ठीक है। एक से एक सेना के जवान, ठीक है, कोरोना पॉजिटिव हुए, 10 दिन में कोरोना निगेटिव हो गए। मतलब डेथ रेट उन्हीं का है जिनमें पहले से कोई बीमारी। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें अपना काम करना है, सुरक्षित करना है, मास्क लगा के करना है, ठीक है, सैनिटाइजर के साथ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना है। लेकिन अगर डर के रहेंगे तो जितना कोरोना से मौत नहीं होगी, उतना बेरोजगारी से मौत होगी, उतनी डिप्रेशन से मौत होगी, ठीक है, उतनी आपके घर में बैठे रहने से एक अवसाद होगी, चिंता होगी, उससे डेथ होगी। तो ये क्या है, वायरल बीमारी है, ये इन्फेक्शन से होता है, ठीक है।
तो वायरस इन्फेक्शन में ये अभी सबसे बड़ा बीमारी बन गई। एड्स है, पोलियो है, हिपेटाइटिस है, जेनिटल वार्ड्स है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कहता है कि मिजल्स है, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ठीक है, रेबीज है, ठीक है। इस तरह से कम 12 से 15 वायरल डिजीज का नाम सुनेंगे, बट 8 से 10 उसमें डिटेल भी पढ़ेंगे। उसी तरह बैक्टीरियल डिजीज में डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टिटनस है, कोलरा है, बोटुलिज्म है, ठीक है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, मेनिंजाइटिस है, टीबी है, लेप्रोसी है, एंथ्रेक्स है, ठीक है, निमोनिया है, ठीक है। ये सारे डिजीज है, ये सब पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं यहीं पे, ये सब के लिए एक ट्रिक्स होगा, ठीक है। वायरल डिजीज के लिए भी अपने पास ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक्स है। एक लाइन आपको याद करना है, उसमें सारे निपट जाएंगे, ठीक है। क्लियर? मतलब एक ही लाइन में आपको सारा निपट जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब देखिए वो लाइन थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। जीएमसीएच में सुंदर सुशील स्मार्ट रियादी ने, ठीक है, इबोला से बचने के लिए पैरासीटामोल चक्कर चट कर गई। ये पूरा वायरस का ट्रिक है। उसी तरह बैक्टीरिया का ट्रिक और छोटा है, ठीक है। बैक्टीरिया का डिजीज और छोटा है, ठीक है। क्लियर? एमबीबीएस डॉक्टर ने T4 के पागल पेशेंट का इलाज किया, उसमें सब आ जाएगा। फंगल डिजीज ज्यादा है ही नहीं। फंगल डिजीज में एक आता है आपको रिंगवर्म डिजीज, बहुत फेमस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक आएगा स्किन डिजीज नॉर्मल, वही रिंगवर्म डिजीज, स्किन डिजीज। हेलमिंथ डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे फाइलेरिया, हम लोग पढ़ेंगे स्केलेसिस, उस दोनों की चर्चा होगी। प्रोटोजोन डिजीज में हम लोग मलेरिया पढ़ेंगे बहुत धूमधाम से, यानी मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे। मलेरियल पैरासाइट का पूरा, ठीक है, जो उसका लाइफ स्टाइल होता है दोनों होस्ट के अंदर, फीमेल एनाफ्लीज के अंदर और ह्यूमन के अंदर, यानी प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट को, उसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है, खूब डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ थोड़ा स्लीपिंग सिकनेस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा कालाजार के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे हल्का फुल्का। थोड़ा डायरिया डिसेंट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, वो सब प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। फिर हम लोग हेलमिंथ डिजीज देख ही लिए, फंगल डिजीज देख लिए, वो देखिए, ये सब पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, इन्फेक्टियस पैथोजन की डिजीज है। प्लेग, जिसमें प्लेग हुआ था गुजरात में, मालूम है आपको 3 से 4 क्वेश्चन सीबीएसई उसमें होता था, EIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, 4 क्वेश्चन पूछा था। आप जान जाइए, कोरोना से इस साल भी, कोरोना से अगले साल भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये क्वेश्चन तो आउट है एक तरह से, आप उस क्वेश्चन को अभी से कमेंट कीजिए, उसके बारे में पूरा डिटेल लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल पूछेगा कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, आप क्या बोलिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, ये 3 चीजें हमारे बॉडी में डिजीज को कॉज करता है, दैट इज कॉल्ड LIC। इसलिए इस डिजीज से बचने के लिए आप LIC करवा सकते हैं, ठीक है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद। यानी कि जीवन के साथ अगर LIC आती है, ये तो आपका ट्रिक है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अब आपका क्वेश्चन है कि डिजीज और सिंड्रोम में अंतर क्या है। कहता है डिजीज, ए पार्टिकुलर डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय पार्टिकुलर स्पेसिफिक सिम्टम, बट सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिम्टम। उसमें मतलब सिम्टम बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे क्लिफेंटर सिंड्रोम, ठीक है, एड्स एक सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। फिर उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टाउ सिंड्रोम, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब एक से ज्यादा स्पेसिफिक लक्षण। क्लियर है पॉइंट? तो
सिन, ऐसे भी सिन वर्ड SYN, सिन वर्ड कहीं भी दिखे उसका मतलब होता है ग्रुप, उसका मतलब होता है बंच, उसका मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है। तो ड्रोम, सिंड्रोम, लक्षण का फ्यूजन, बंच ऑफ कैरेक्टर। तो सिन का एप्लीकेशन मैं आपको थोड़ा बता दूं। सिंडेक्टाइल, फ्यूज्ड फिंगर। सिनेंड्रस, फ्यूज्ड स्टमन, ठीक है। सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। देखते हैं सिन का। सिन ऑर्थरोसिस, फिक्स ज्वाइंट का जूलॉजिकल नाम है। इस तरह से ये सब याद रखिए। ग्रीक वर्ड का बहुत कमाल है बायोलॉजी में। अब आइए, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट रिलेटेड कहता है कि ये मेडिसिन जो हम लोग यूज करते हैं उसका फादर कौन है। मेडिसिन का फादर कौन है? कहता है मेडिसिन का फादर है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स वाज द फादर ऑफ मेडिसिन। मैं यहां पे लिख देता हूं हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन। फिर चराका, चराका फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। हैनीमैन, हैनीमैन, ये हैनीमैन क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिन का फादर, फादर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हैनीमैन। H फॉर हैनीमैन, H फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन। चराका, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का फादर, ठीक है। हिप्पोक्रेटस, ठीक है, मेडिसिन का फादर, ठीक है। सुश्रुता, सुश्रुता, सुश्रुता ये सर्जरी का फादर। एस फॉर सर्जरी, एस फॉर सुश्रुता, ठीक है। फिर कहता है लिस्टर, जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे आपको लिख ही देता हूं जिससे आपको और अच्छा हो। मैं यहां तो आपने ये देख ही लिया होगा, मैं इसको इतना मिटा के, ठीक है, और ठीक है, ये ठीक है। जैसे क्या आपने पहले लिखा? पहले लिखा हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स में आप क्या बोलिएगा? हिप्पोक्रेट्स में आप क्या बोलिएगा? कहते हैं हिप्पोक्रेट्स में बोलेंगे फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन। फिर ठीक है, दूसरा चराका, ठीक है, फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। फिर हैनीमैन, हैनीमैन, ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन। फिर क्या बोलिएगा? ठीक है, सुश्रुता, क्या बोलिएगा? फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है, एंशिएंट सर्जरी, एंशिएंट मेथड ऑफ सर्जरी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। वैक्सीनेशन का फादर, वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एडवर्ड जेनर। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी, वॉन बेहरिंग, वॉन बेहरिंग, ठीक है। तो ये सब जो है ये रिलेटेड मतलब साइंटिस्ट का नाम। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये पढ़ना भी है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये किसने दिया है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ये दिया है कॉच एंड पास्चर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कॉच एंड पास्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 8-9 साइंटिस्ट है जो आपको एक्स्ट्रा में दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए।
अब ये डिजीज एंड सिंड्रोम ये होता क्यों? कहता है कि इसके दो तरह के मतलब कंडीशन होते हैं। एक होता है कॉन्जेनिटल, जो हम जन्म से पहले लेके आते हैं, ठीक है, और एक होता है एक्वायर्ड, जो जन्म के बाद होती है। यानी जन्म लेने के बाद बच्चों में जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड, और जो जन्म के साथ हम लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो जन्म के साथ हम लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल, जेनेटिक। ओके, तो कहता है जो एक्वायर्ड होती है फिर वो दो तरह का होता है, इन्फेक्टियस या कम्युनिकेबल, लाइक एसटीडी, प्लेग। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, प्लेग, ठीक है, प्लेग हो गया, ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस, ये बैक्टीरिया, ये वायरल, ये भी वायरल, कोरोना, ठीक है। और नॉन इन्फेक्टियस क्या होता है? जो एक से दूसरे में नहीं फैलता हो। ये नहीं है कि हम टच किए, हमें मलेरिया है, किसी को टच किए तो उसको मलेरिया हो गया, नो, ठीक है। किसी को कैंसर है, किसी दूसरे को टच किया तो उसको कैंसर नहीं होगा, ठीक है, उसको कैंसर नहीं होगा, समझ गए। किसी को अगर कालाजार है, किसी को टच किया तो उसको कालाजार नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो इसमें एक है इन्फेक्टियस, उसी को बोले कम्युनिकेबल डिजीज, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और नॉन इन्फेक्टियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। अब आइए कुछ टर्म्स। पैथोजन, किसको कहेंगे आप पैथोजन? पैथोजन का मतलब वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में आए और डिजीज कॉज करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैथोजन। यानी एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज कैपेबिलिटी टू कॉज डिजीज इन ए हेल्दी पर्सन इन ए होस्ट सेल इज नोन एज पैथोजन। और जानते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहेंगे, इस बात को प्रूफ करने के लिए रॉबर्ट कॉच साहब ने एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी का नाम है, ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। क्या नाम है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, या इसको बोलते हैं कॉच पोस्टुलेट्स। कॉच पोस्टुलेट्स, इसको बोलते हैं कॉच पोस्टुलेट्स। तो मैं आपको कॉच पोस्टुलेट्स बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर। हम आपको बताने जा रहे हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे? कॉच पोस्टुलेट्स। कॉच पोस्टुलेट्स। इसमें इन्होंने बोला, हालांकि इनके साथ पाश्चर साहब भी थे, इन्होंने क्या बोला मालूम है? इन्होंने बोला, ठीक है, पहला क्या बोला पॉइंट? पैथोजन। अच्छा, ये किसके लिए था? ये था कि किसको हम पैथोजन कहेंगे, किसको हम पैथोजन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है हम पैथोजन उसी को कहेंगे, पैथोजन हम उसी को कहेंगे जिसमें ये 5 क्राइटेरिया होंगे। पहला, फर्स्ट क्राइटेरिया, कहता है फर्स्ट क्राइटेरिया क्या? कहता है कि ऑर्गेनिज्म शुड बी इनफेक्टेबल। इनफेक्टेबल, ठीक है, तो हम उसको पैथोजन कहेंगे। दूसरा, ठीक है, यानी कि पैथोजन शुड बी कैपेबल टू कॉज ए पार्टिकुलर, कैपेबल टू मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विद इन होस्ट सेल और इन द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन। तीसरा कहता है कैपेबल टू कॉज
ए डिजीज, कैपेबल टू कॉज ए डिजीज। चौथा, शुड बी crystallized from diseased person, ठीक है। और पांचवा, अगेन crystallized organism should be infectable in new healthy cell, ठीक है। again and again, ठीक है। यानी ये 5 चीजें अगर हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलिएगा, ये 5 चीजें अगर हैं, ये 5 क्राइटेरिया को अगर कोई ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है तो आप उसको क्या बोलिएगा, 5 क्राइटेरिया को अगर कोई ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है उसको आप कहिएगा पैथोजेन। ये 5 क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले को पैथोजेन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, उसको बोलेंगे पैथोजेन। यानी कि ये क्या है, ये है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये आपका है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। क्लियर है पॉइंट। यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में आप क्या कर रहे हैं, पैथोजेन किसको कहेंगे, इस बात को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट कॉच। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉच पोस्टुलेट्स। क्या बोलेंगे इसको, कॉच पोस्टुलेट्स। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। उनके साथ लुइस पास्चर भी थे। तो कहीं कहीं अगर आपको देगा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज गिवन बाय, तो आप कहिएगा रॉबर्ट, दोनों अगर रहेंगे चॉइस में तो रॉबर्ट कॉच एंड लुइस पास्चर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए, ठीक है। अब क्या है कि छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, ये जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को मतलब ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आपको बार बार मिलेगा और बार बार इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, 8-10 हैं, ठीक है, उसको हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। कहता है पहला पैथोजेन, तो आप समझ गए। अब आप समझिए एंटीजेन। पैथोजेन कोई भी हो, आपके बॉडी में अगर इंफेक्शन करता है तो आपके बॉडी में आने के बाद अगर वो, ठीक है, देखिए पैथोजेन में जरूरी नहीं है कि सारे पैथोजेन आपके बॉडी में मतलब कोई केमिकल ही सेक्रेट करे। बहुत सारे पैथोजेन हैं जो आपके बॉडी में केमिकल सेक्रेट नहीं करते, ठीक है। तो कहता है कि अगर कोई केमिकल सेक्रेट करे, मान लो सारे ने केमिकल सेक्रेट किया, बट सबके खिलाफ आपके बॉडी के लिम्फोसाइट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। यानी कि आपके बॉडी ने सबको उत्तर नहीं दिया, सबके खिलाफ केमिकल नहीं बनाया। जिसके खिलाफ केमिकल नहीं बनाया उसके हार्मफुल सब्सटेंस को हम एंटीजन नहीं बोलेंगे। और जिसके सेक्रीशन के बाद हमारे बॉडी ने भी उसको खत्म करने के लिए अपना केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया, दैट शुड बी नोन एज एंटीजन। यानी वैसा कोई भी पैथोजन जिसके द्वारा सेक्रीट किया हुआ हार्मफुल सब्सटेंस, जिसके द्वारा रिलीज किया हुआ हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में, ठीक है, एंटीबॉडी को स्टिमुलेट कर दे, एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता को स्टिमुलेट कर दे, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। एक्चुअल में जो एंटीजन होता है, एंटीजन जो होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एंटी और जेन। तो एंटी बना है एंटीबॉडी से, और जेन बना है जनरेटिंग से, ठीक है। तो एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एंटीजन। तो एंटीबॉडी से लिया गया क्या, एंटी लिया गया, ठीक है। और जनरेटिंग से क्या लिया गया, जेन, ठीक है, ये लिया गया। तो इसका नाम क्या पड़ा, एंटीजन। यानी वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसके खिलाफ हमारा बॉडी क्या बना दे, एंटीबॉडी,
that should be known as, that should be considered as एंटीजन। क्लियर समझ गए होंगे। अब कहता है हमारा लिम्फोसाइट, हमारा हेल्पर टी सेल, ठीक है, कहता है कि एंटीजन के खिलाफ जो सब्सटेंस बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आगे आप पढ़ेंगे। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है और ये एंटीबॉडी कई तरह के होते हैं। ये एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है, हमारे बॉडी को इम्यून बनाता है। इसलिए अभी एंटीबॉडी थेरापी, और एंटीबॉडी कहां पे पाया जाता है, प्लाज्मा में। और एंटीजन कहां पे पाया जाता है, कहता है सरफेस ऑफ सेल, किसी सेल के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे। बट एंटीबॉडी कहां पाया जाता है, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं। यानी कि एंटीजन को बोलते हैं एग्लूटिनिन और एंटीबॉडी को बोलते हैं एग्लूटिनोजेन। और दोनों के प्रोसेस, दोनों के मतलब क्लैंपिंग को, दोनों के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन, ठीक है। और मैं यहां पे एक बात और क्लियर करूं कि द स्टडी ऑफ रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नोन एज सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी। एंटीजन के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एंटीबॉडी। और एंटीजन एंटीबॉडी दोनों के बीच जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग कहते हैं, उसका स्टडी जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। तो जनरली अगर हम लोग किसी को पूछते हैं ना क्लास में व्हाट इज सीरोलॉजी, तो बताते हैं स्टडी ऑफ सीरम। और स्टडी ऑफ सीरम, सीरम क्या होता है, ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन वो बिल्कुल गलत है। ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन सीरम होता है, बट सीरम के स्टडी को सीरोलॉजी नहीं बोलते हैं, वो तो हिमेटोलॉजी में ही आएगा सीरम का स्टडी। यानी कि सीरोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। एग्लूटिनिन एंड एग्लूटिनोजेन दोनों के बीच जो रिएक्शन होता है, ठीक है, उसके स्टडी को हम लोग बोलेंगे सीरोलॉजी। क्लियर है पॉइंट। तो आपका एंटीजन क्लियर हो गया, आपका एंटीबॉडी क्लियर हो गया, ठीक है, सीरोलॉजी क्लियर हो गया, एग्लूटिनिन क्लियर हो गया, एग्लूटिनोजेन हो गया। और ये क्लियर अभी ऊपर ऊपर क्लियर हुआ, एंटीबॉडी पूरा पढ़ेंगे। ये क्लियर हुआ कि एंटीजन जब भी होगा सेल के सरफेस पे होगा, और एंटीबॉडी जब भी होगा तो क्या होगा, मतलब ब्लड प्लाज्मा में। क्लियर है पॉइंट। तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि हम लोग मतलब 4-5 टर्मिनोलॉजी, कॉमन टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ गए। हम लोग पैथोजन समझ गए, हम लोग ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज समझ गए, हम लोग एंटीजन समझ गए, हम लोग एंटीबॉडी समझ गए। अभी देखते हैं कोरोना काल में जो एक ट्रीटमेंट का तरीका है, जब तक वैक्सीन नहीं आया तब तक एक तरीका डेवलप है, बहुत ज्यादा तरीका वो फेमस हो रहा है। क्या फेमस हो रहा है, कहता है प्लाज्मा थेरापी। तो प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी। मान लीजिए किसी बंदे को कोरोना हुआ, तो कोरोना का वायरस ने उसके बॉडी में क्या डाला, एंटीजन। एंटीजन के खिलाफ उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो उसने क्या बनाया, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाया। और वो एंटीबॉडी उसके कहां रखा हुआ है, प्लाज्मा में। वो बंदा तो ठीक हो गया। और उसका एंटीबॉडी किस काम का, तो एंटीबॉडी डायरेक्ट क्या है, एक तरह से उसका मतलब रिएक्शन वाला, उसको दबाने वाला, उसके एंटीजन को खत्म करने वाला केमिकल है। वो निकाल के अगर हम किसी डिजीज बंदे में देंगे, उसके खिलाफ उसके बॉडी में जो एंटीजन होगा, कोरोना वायरस का एंटीजन, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और वो आदमी ठीक हो जाएगा। इसलिए प्लाज्मा थेरापी इज द बेस्ट थेरापी एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ कोरोना वैक्सीन। और कोरोना वैक्सीन भी जो आपको मिलेगा तो उसमें क्या मिलेगा, कोरोना का डेड एंटीजन, जिसमें डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, बट एंटीजन एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता बरकरार रहेगी। तो चलिए इसी के साथ 2 टर्म आपको और सिखाते हैं, इसी के साथ 2 टर्म आपको और सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो कहता है, ठीक है, 2 टर्म अभी और इस क्लास में हम आपको सिखाते हैं। एक है आपको एंटीजेनेटिसिटी और दूसरा आपका है पैथोजेनेटिसिटी। पैथोजेनेटिसिटी, ठीक है। एंटीजेनेटिसिटी मतलब होता है, ठीक है,
एंटीबॉडी जनरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है। और ये होता है डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी जनरेटिंग कैपेसिटी की, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा पैथोजन है, लाइव पैथोजन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई लाइव पैथोजन है तो क्या होगा, वो आपके ठीक है, लाइव पैथोजन अगर है तो उसमें क्या होता है कि डिजीज कॉज करने की भी क्षमता होती है और एंटीबॉडी बनवाने की भी क्षमता होती है। बट अगर कोई डेड पैथोजन है, तो डेड पैथोजन है मतलब क्या, वो डेड पैथोजन है तो उसका केमिकल तो उसमें है, हमारे बॉडी में आएगा तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, बट वो डेड है इसलिए उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो सिर्फ डिजीज कॉज करने की क्षमता को बोलते हैं पैथोजेनेटिसिटी, और सिर्फ एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता को बोलते हैं एंटीजेनेटिसिटी। तो जब कोई पैथोजन लाइव होता है तो उसमें दोनों ये गुण पाया जाता है, एंटीजेनेटिसिटी का गुण भी पाया जाता है और पैथोजेनेटिसिटी का भी गुण पाया जाता है। जब लेकिन कोई डेड हो जाता है, ठीक है, तो कहता है उसमें एंटीजेनेटिसिटी तो होता है बट पैथोजेनेटिसिटी उसका क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहता है कि वैक्सीन में यही डाला जाता है, डेड पैथोजन, वीक पैथोजन, ठीक है, किल्ड पैथोजन, उसी को डाल के क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनवाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो वही वैक्सीन में हम लेते हैं। मान लो हमने वैक्सीन लिया, कोरोना का जो बनेगा उसमें डेड पैथोजन होगा कोरोना का, वायरस का, या किल्ड पैथोजन होगा, ठीक है, या वीक पैथोजन होगा। वो पैथोजन आएगा, डेड आएगा, किल्ड आएगा, वीक आएगा, जिसमें पैथोजेनेटिसिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। उसका कुछ साइड इफेक्ट तो होगा, उसी को जांचा जा रहा है, उसी के लिए क्लिनिकल ट्रायल हो रही है, उसी के लिए ह्यूमन ट्रायल हो रही है, उसी में टाइम लगता है। उसके लिए कम से कम 2000 आदमियों के ऊपर ट्रायल किया जाता है। डिफरेंट जगह के आदमी होते हैं, डिफरेंट एरिया के आदमी होते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप के आदमी होते हैं, डिफरेंट डिजीज से सफर करने वाले आदमी होते हैं। सब पे ट्रायल करके एक बेहतरीन रिजल्ट अगर आता है विदाउट साइड इफेक्ट, तब उसको एक ऑथराइज्ड वैक्सीन के रूप में मतलब मान्यता मिलती है। आप देख रहे हैं ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रहा है, अमेरिका रिसर्च कर रहा है, रसिया दावा कर रहा है कि नहीं वहां बन भी गया, भारत उसमें है। ये 5-6 कंट्री मिलके दिन रात लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल, आने वाला सूरज आपको बेहतर लाइफ देगा। लेकिन अभी एक ऐसा संकट है जिसमें हमको आपको सबको मिल के मुकाबला करना है। इस कोरोना काल में जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उतने डिप्रेशन से मर जाएंगे, उतने इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने से मर जाएंगे। तो सबको एक दूसरे को हेल्प करके चलना होगा। और सिर्फ फेसबुकिया मत बनिए कि हाँ फेसबुक पे आपने लिख दिया कि किसी को मदद की जरूरत है, कोई फोन कर ले, ये कर ले। नो, आप अपने दोस्तों को, आप अपने परिचितों को, आप अपने फैमिली मेंबर को हमेशा साथ में रहिए और उनको पूछते रहिए। किसी को अगर देखिए तो उनको मदद कीजिए, ठीक है, लोनली फील ना करें। तो ये एक लाइफ से, ऐसे विचारों से आप इससे जीत सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के लिए संकट है, हमारे आपके लिए नहीं है। तो ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने आपको डिजीज, सिंड्रोम, ये सारे कुछ बताया। जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें हम पहले तो पूरा का पूरा और जो बचा हुआ टर्मिनोलॉजी है, जैसे इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है, जैसे इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीबॉडी, एंटीजन तो बता ही दिए इसी लेक्चर में। इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक क्या होता है, हिप्नोटिक क्या होता है, ट्रांसक्यूलाइजर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यही सब सिडेटिव्स क्या होता है, ठीक है, नारकोटिक्स क्या होता है, ड्रग्स क्या होता है, ये सब का नॉर्मल बताने के बाद तब मैं शुरू करूंगा इम्यूनिटी। फिर मैं शुरू करूंगा, बाद में शुरू करूंगा, एनसीईआरटी पहले इम्यूनिटी शुरू नहीं किया है, कम्युनिकेबल डिजीज शुरू किया है। हम पहले इम्यूनिटी शुरू करेंगे, फिर उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज, फिर उसके बाद
ठीक है, आपको कौन सा डिजीज, यानी कि एड्स, कैंसर, ठीक है, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, उसके बाद शुरू करेंगे ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, फिर ये यात्रा खत्म होगी इस चैप्टर का। इस चैप्टर लंबा चलेगा और इसको डिटेल जान के पढ़ाएंगे भी कि आपको फ्यूचर में कभी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि ये चैप्टर से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चैप्टर हर चैप्टर का रिलेशन में है, क्योंकि अगर आपके पेट में कोई बीमारी है तो वो भी डिजीज में आता है, हार्ट में बीमारी है वो भी डिजीज में आता है, ठीक है, कोई पार्ट इन्फेक्टेड हो गया वो भी डिजीज में आता है, जेनेटिकली है तब भी डिजीज में आता है। तो ये इस चैप्टर का संबंध सबसे है, इसलिए आराम से पढ़ेंगे, सुकून के साथ पढ़ेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।